नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लाते हैं हम आपकी हेल्प करने के लिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं, तो आप भी योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तरीका भी है आसान है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए हमारे CNBC आवाज के हैंडल पर और वहां पर #आस्क योर मनी लिखकर अपने सवाल लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। आज एक नया टॉपिक हमने पिक किया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ इंश्योरेंस भी एक बहुत ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो या फिर दूसरे तमाम किस्म के इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आमतौर पे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं जब कभी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इसके मायने क्या है, क्या कुछ ये कवर करता है, क्या इसकी रेलेवेंस है और क्यों कहीं ट्रैवल करते वक्त इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पहलुओं को समझते हैं। हेमंत जी बताइए, ट्रैवल इंश्योरेंस के एस्पेक्ट्स के बारे में क्या क्या कवरेज मिलता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जी दीपाली, जैसे नाम से पता चलता है, जब हम बात कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ऑब्वियसली हमारे ट्रैवल रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उन सभी रिस्क को ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। और हम जब रिस्क की बात करते हैं तो वो मेडिकल कॉस्ट हो सकती है, लॉस ऑफ बैगेज, लॉस ऑफ पासपोर्ट, डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, हाईजैकिंग, तमाम ऐसे जो रिस्क हैं जो हमारे ट्रैवल से रिलेटेड है वो इसके अंदर कवर होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है। और इनफैक्ट अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात करूं तो काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये कंपलसरी है कि अगर आप उस कंट्री में विजिट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। और मेरा ये मानना है, समझते हुए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कि अगर जिस कंट्रीज में आप जा रहे हैं वहां पे अगर ये कंपलसरी भी नहीं है तो भी आपके लिए ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। तो पहली बात, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे जो भी रिलेटेड रिस्क है आपके ट्रैवल से वो यहाँ पे पूरे होते हैं। और ये बेसिकली दो तरह की पॉलिसीज हो सकते हैं, वो डोमेस्टिक ट्रैवल भी कवर करते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल भी कवर कर सकते हैं। बट अमूमन जो है लोग जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तब इस पॉलिसी को लेते हैं। और साथ में ये भी समझना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं कि इसमें क्या कवरेज होती है तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आई थिंक हमें समझने की जरूरत है कि उसमें अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। जी, तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे हेमंत जी बता भी रहे थे। और ओवरसीज ट्रैवल के लिए तो इनफैक्ट जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है। अब कितने टाइप्स के ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं और कितना कवरेज आमतौर पे मिलता है, क्या प्रीमियम रहता है, ये सब बातें भी समझेंगे। लेकिन हेमंत जी यहाँ पर यही आपको बता रहे थे कि बेसिकली कहीं भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो एक तरीके का ये इमरजेंसी कवर होता है। अच्छा हेमंत जी, दो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो इनफैक्ट तीन चीजें, एक तो जो आप बता रहे थे ऑलरेडी कि काफी चीजें होती हैं जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं इस इंश्योरेंस में? दूसरा, कितनी कैटेगरीज ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं, सिंगल मल्टीपल ट्रैवल पे भी ले सकते हैं? और आमतौर पर क्या कोई लिमिट है कि कितना ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं या फिर ये आपकी जर्नी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके बारे में आपने बात की। मैंने जैसे कह रहा था कि एक्सेप्शंस हैं, अगर आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या आप मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट ट्रैवल करते हैं या आप ऐसे कंट्रीज में जा रहे हैं जो वॉर प्रोन हो, वहां पे नहीं मिलता है, या फिर आपको जो लॉस है वो चाहे वो आपका लगेज हो चाहे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, अगर वो आपकी नेग्लिजेंस से हुआ है तो फिर वो चीजें यहाँ पे कवर नहीं होती है। जहां तक पॉलिसीज का सवाल है, जैसे मैंने कहा उसमें डोमेस्टिक ट्रैवल भी हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। और उसमें भी अलग अलग पॉलिसीज हैं। एक सिंगल ट्रिप पॉलिसी हो सकती है, स्पेशली उन ट्रैवलर्स के लिए जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आप साल में 2 साल में एक बार अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो आप अपने उस ट्रिप को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, अगर साल में आप मान लीजिए 4-5 बार जाते हैं या किसी कंट्री में आप कई बार विजिट करते हैं तो फिर आप 1 साल का पूरा जो पीरियड है वो आपका कवर हो सकता है। तीसरा, अगर आप एज ए स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज किसी कोर्स करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे कवर होता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ग्रुप पॉलिसी भी मिल सकती है अगर आप एज ए फैमिली जा रहे हैं, बट वहां पे मैक्सिमम जैसे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जैसे वहां पे 7 लोगों को कवर किया जाता है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो फैमिली के जो लोग जा रहे हैं साथ में उनकी एज ग्रुप क्या है, ये कुछ चीजें देखने की जरूरत है। बट अमूमन जैसे मैंने कहा कि 4 तरह की पॉलिसीज हैं। जिस तरह के भी आप ट्रैवलर हो,
जो भी आपके लिए बहुत सूटेबल हो वो होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट, और जैसा आपने कहा दूसरी बात कि कितने की आपको इंश्योरेंस मिलेगी, देखिए आपका जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है आप किस तरह की पॉलिसी ले रहे हैं, किस तरह की कवरेज ले रहे हैं, स्पेशली मेडिकल में, हॉस्पिटलाइजेशन में, क्योंकि हर जो आइटम हमने बात की जो कवर होती है उसके अंदर, उसमें आपका मैक्सिमम कवरेज लिमिट होता है और डिडक्टिबल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कब इसको आप खरीदें। देखिए हमारे हमेशा टेम्पटेशन रहती है कि हम ट्रिप शुरू होने के एकदम नजदीक में खरीदें, तो बट मेरा ये मानना है कि कम से कम 15 दिन पहले तो आप उसको खरीदें ही, ताकि वो प्रॉपरली जो है वो एक्टिवेट हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप ऐसी कुछ बुकिंग्स कर रहे हैं जो नॉन रिफंडेबल है, तो कोशिश कीजिए कि जैसे आप बुकिंग करते हैं वैसे ही अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए, ताकि कोई इमरजेंसी हो, कोई भी अगर आपको कैंसिलेशन हो, तो फिर उसमें आपको ऐसी सिचुएशन ना हो कि आपको कवरेज ना हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के, उनमें ध्यान रखना जरूरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में, जैसे बाकी इंश्योरेंस है वैसे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है। और जैसा मैंने ऐड किया, कुछ कंट्रीज में ये कंपलसरी है, कुछ में अगर नहीं भी है तो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैवल करने से पहले एक ट्रैवल इंश्योरेंस लें, और ये ध्यान रखें कि उसमें क्या क्या कवरेज है और कितनी लिमिट है, वो आपके लिए सूटेबल भी होना जरूरी है। ओके, चलिए, तो तमाम बातें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बताई गई हैं। अब बिना देरी के आप क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। अर्जुन हमारे साथ हैं, पहले कॉलर कनेक्टेड। अर्जुन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं एक्चुअली इंडियन आर्मी में हूँ मैम, सर्व कर रहा हूँ और अभी डिब्रूगढ़ में पोस्टेड हूँ। ओके, और क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना चाह रहा था, मुझे 4000 का अभी निवेश करना है। ऑलरेडी मेरी SIP 6000 की है अभी। तो मेरे फंड है मैम, मिरार एसिस ब्लू चिप फंड, और क्वांट का एक्टिव है, क्वांट का स्मॉल कैप है मैम, और टाटा का स्मॉल कैप है, पराग पार फ्लेक्सी कैप है, और एक लमसम का निवेश है मैम निपॉन इंडिया वेल्थ क्रिएशन में 1 लाख का, और निपॉन का स्मॉल कैप भी है। तो मेरा पोर्टफोलियो कर दीजिए प्लीज। और दूसरा, मुझे 4000 का और निवेश करना है, तो किस फंड में कर सकता हूँ। ओके, गोल आप क्या लेके चल रहे हैं। मैम 15 से 20 साल का टाइम होरिजन है, और अराउंड 1 करोड़ मैम, 1 CR। ओके, 15 to 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट, मौजूदा 6500 की SIP है, 2 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 4000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी इनकी जो SIP हो जाएगी टोटल वो लगभग 10,500 की हो जाएगी। फंड्स क्विकली, जैसे इन्होंने बताया, मेरे सेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, साथ ही इनके पास है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इन तीनों में 1000 डाल रहे हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1000, क्वांट स्मॉल कैप में 1000 और टाटा स्मॉल कैप में 1500। स्मॉल कैप में काफी एक्सपोजर है। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर। देखिए दीपाली, जहां तक इनके टारगेट का सवाल है, अगर इन्होंने कहा कि 15 से 20 साल का टाइम होराइजन है, अगर मैं ये मान के चलूं कि इनके पास 20 साल का समय है, अगर वो उतना समय अपनी इन्वेस्टमेंट को दे सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि 6500 की SIP है और 4000 रुपए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कुल मिला के 10,500 की जो SIP अगर ये कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक, उनका जो टारगेट है 1 करोड़ का, वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो या कुछ भी कंसर्न हो, तो आपको उसको इग्नोर करके अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इनके पास जैसा एक रिटायरमेंट फंड है वेल्थ क्रिएशन का, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि वहां पे ATC में एग्जम्पशन भी मिलती है इनको अगर वो क्लेम कर रहे हैं, और उसमें 5 साल का लॉक इन भी है, तो उसमें शायद कुछ ज्यादा बदलाव ना कर पाए। बट मुझे लगता है कि जो 4000 की जो SIP उनको जो अभी ऐड करनी है, वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में करें तो वो उनके लिए बेहतर होगा। दूसरा, इनके पास 3 आपने जैसा कहा कि स्मॉल कैप फंड है, कुल मिला के 3500 की इन्वेस्टमेंट है, जो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर की ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है करंट इन्वेस्टमेंट की। वहां पे मैं चाहूंगा कि 2500 ही इन्वेस्ट करें, एक ही फंड रखें, चाहिए तो क्वांट स्मॉल कैप रख सकते हैं। और ये जो 1000 है जो इनकी इन्वेस्टमेंट है मेरा ही एसेट ब्लू चिप, उसकी जगह में अगर ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ले, वहां जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो 1000 है वो रखें। और इनके पास 2 मिड कैप फंड है, वहां पे मैं चाहता हूं कि एक ही मिड कैप रखें, दोनों में उसमें 2000 रुपए इन्वेस्ट करें जो अभी 2 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो जो फंड है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी हो सकता है। तो पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना है, बट एडिशनल अमाउंट से इनका डेफिनेटली जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ओके,
चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर आपको नए स्टॉक्स भी नए फंड्स भी सजेस्ट किए गए हैं। और रही बात निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड, साथ ही आपके पास टाटा स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इन फंड से आपको निकलने की सलाह दी गई है। तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर। अब बात करते हैं अगले कॉलर से। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। सचिन नमस्कार, बताइए क्या। नमस्कार मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे सब इन्वेस्टमेंट टाटा फंड में ही है एक्चुअली 16,000 के, स्मॉल कैप मिड कैप, तो वो उसमें रखना है या दूसरे इसमें स्विच करना है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि 10,000 मुझे पर मंथ करना है, तो अभी कौन से इसमें इन्वॉल्व करना है। 10,000 पर मंथ करना चाहते हैं। ऑलरेडी आपकी एसआईपी कितने की चल रही है? 16,000 की है अभी। ऑल आर इन टाटा फंड, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप। हाँ, वो मैंने देखा आपका सारा एक्सपोजर टाटा फंड में ही है। तो फिलहाल 10,000 की तो और एसआईपी करना चाहते हैं। फिलहाल जो एसआईपी चल रही है वो टाटा फोकस्ड इक्विटी, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, टाटा डिजिटल, टाटा लार्ज मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप। तो बेसिकली सारे फंड्स जो हैं इनके पास वो टाटा के ही हैं। पोर्टफोलियो पर क्या सजेशन रहेगा इनका और क्या व्यू है? जी, पहले अगर हम इनके टारगेट की बात करें, इन्होंने कहा इनका टारगेट करीब 50 लाख का है, बट जो उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उससे वो करीब 1 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कुछ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपका टाइम होराइजन लंबा हो और जब भी आपके लिए पॉसिबल आपकी इनकम बढ़े तो आप उनका कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहे। तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। एसआईपी से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जैसा उन्होंने कहा और आपने भी जैसे बात की अभी कि सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा के फंड में है। देखिए, फंड कितने भी अच्छे हो, इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है कि हर फंड हाउस की अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। तो एक ही फंड में चाहे वो अलग अलग फंड हो, फिर भी वो कभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं रहती है। और मैं एक चीज और देख रहा हूँ यहाँ पे कि इनके पास 2 सेक्टर फंड भी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब आप बहुत ज्यादा फेमिलियर ना हो इक्विटी से, तो सेक्टर फंड को आप अवॉइड करें और डेफिनेटली पूरा पैसा जो है एक फंड हाउस में ना लगाएं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें 2 फंड टाटा के जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे टाटा लार्ज एंड मिड कैप और टाटा मिड कैप, वो इन्वेस्ट करें। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जगह में आई थिंक जो उन फंड्स में डिसकंटिन्यू करके कुछ नए फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ जहां पे वो ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इवन जो एडिशनल अमाउंट है वो भी इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, एक फंड हाउस से आगे निकल के थोड़े से और डिफरेंट स्टाइल और स्ट्रेटजीज फिलॉसफी के फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ओके, सुमित है अगले कॉलर सवाल पूछने के लिए देहरादून से। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, जैसे मेरा पोर्टफोलियो अभी ऑलमोस्ट 2.6 का है और कुछ फंड पुराने हैं, 5-6 फंड लगभग 1 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एलजीएस रिटायरमेंट, पारंपरिक एक्टिवर, कनाडा रुबेको और आईसीआईसीआई का नैस्डैक 100, ये लगभग साल भर से चल रहे हैं। रिसेंटली मैंने कुछ फंड ऐड किए हैं, तो मेरा क्वेरी यही था कि जो पुराने चल रहे हैं उतने में ही सफिशिएंट है या जो नए ऐड कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए या इसको चेंज करना है टोटल पर्पस के लिए? ओके, फिलहाल आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? 2.2 लाख। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 2.2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 4 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनके पास काफी सारे फंड्स हैं जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डैक फंड है, कनाडा रुबेको इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी रिटायरमेंट, पारंपरिक टैक्स सेवर, महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप, एडलवाइस स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। तो बेसिकली इनके पास आपको ये 1,000 रुपए से लेकर 2,500 की एसआईपी मिलेगी इनके पूरे पोर्टफोलियो पर। 15,500 की टोटल एसआईपी है। कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपके सजेशंस? जी देखिए, पहले अगर उनके टारगेट की बात करें तो अगर ये अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं अपने टाइम होराइजन पे तो करीब 3.5 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। अब इनके पोर्टफोलियो को अगर हम एनालाइज करें तो 2 तरह के फंड्स हैं यहाँ पे, एएलएसएस फंड्स और नॉन एएलएसएस फंड। जैसा कि हम जानते हैं कि एएलएसएस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें कुछ वो चेंज नहीं कर पाएंगे। वो डिपेंड करता है अगेन कि क्या वो न्यू रिजीम में है या ओल्ड रिजीम में है, उनको एएलएसएस की जरूरत है कि नहीं, तो
तो वो एक डिसीजन एक अलग से होगा। बट उसके अलावा जो नॉन ELSS फंड है, मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें तो वो उनके लिए बेहतर होगा। कुछ फंड्स, ओवरऑल मैं कहूंगा इनके फंड्स अच्छे हैं, कंसोलिडेट कीजिए ताकि आपको उसका फायदा हो इन द लॉन्ग रन। तो जो फंड्स मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं, उसमें HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड उसमें बने रहे, कैनरा रबैको इमर्जिंग इक्विटी, ICICI NASDAQ 100, कोटक इमर्जिंग और SBI लार्ज एंड मिड कैप, ये फंड जो है नॉन ELSS में, उसमें आप बने रहिए, उसी के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जैसे मैंने कहा ELSS में भी कंसोलिडेशन करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये रहा आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन। थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, छोटा कीजिए, इतना लंबा पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है आपको इस अमाउंट के लिए। और जैसे सजेशन आपको दिए गए हैं, कैनरा रबैको इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ, SBI लार्ज मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन फंड से आपको निकलने की सलाह है। चलिए रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं ईमेल के थ्रू। आकाश ने सवाल भेजा है, इनकी फिलहाल 17,000 की SIP चल रही है, 5 इयर्स में 20 लाख का इनका टारगेट है। फिलहाल जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो 1 लाख के आसपास है। फंड्स देखें तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कैनरा रबैको स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इन तीनों में तो ये 4,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। इसके अलावा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज इनके पास है, साथ ही है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। इन दोनों में ये 3,000 और 2,000 रुपए हर महीने ऐड कर रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या व्यू है? देखिए, इनके फंड्स तो हम उससे पहले मैं कमेंट करूं, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो टाइम होराइजन है, उन्होंने कहा 5 साल है। तो ऑब्वियसली 5 साल के लिए जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये इंपॉर्टेंट समझना है कि आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड वो कम है, स्पेशली जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं इक्विटी एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें भी अगर आप एग्रेसिव फंड लें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको अटेंडेंट रिस्क को समझना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखे अपने टाइम होराइजन में, कि अगर मान लीजिए कंप्लीशन के टाइम पे अगर थोड़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो उनके पास थोड़ा समय होना चाहिए कि वो वेट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें से 2 फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और ICICI ब्लू चिप, उसमें वो बने रह सकते हैं। बाकी जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसकी जगह में मैं चाहूंगा कि लार्ज एंड मिड कैटेगरी के 2 फंड अगर वो अपने पोर्टफोलियो में रखें, बाकी 9,000 के लिए दोनों में 4,500 4,500 इन्वेस्ट करें, तो वो लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है थोड़ा कम होगा। उसमें HDFC लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, तो 3 फंड से उनको ये 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं 9,000 के लिए। ओके, चलिए तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इनमें आपको बने रहना है। इसके अलावा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कैनरा रबैको स्मॉल कैप, इन फंड से आपको निकलने की सलाह है। और 3 फंड्स आपको बताए भी गए हैं, 2 फंड्स जहां पर आप एक्सपोजर ले सकते हैं वो HDFC लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। तो ये सजेशन आपके लिए। एक और सवाल लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है अर्जुन ने महाराष्ट्र से। 42 साल इनकी उम्र है, 10,000 की इनकी SIP चल रही है, 15 ईयर्स में ये 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। अब देखिए इनका अगर हम पोर्टफोलियो, तो उन्होंने हाल ही में SIP शुरू की है और एक ही फंड इनके पास है जिसमें 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, वो है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप। तो एक ही फंड 10,000 के लिए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, हेमंत जी? जी, सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो टारगेट है और जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से वो कहां तक पहुंच पाएंगे। तो जो उनकी करंट इन्वेस्टमेंट है वो जाहिर सी बात है कि अपना जो टारगेट है 2 करोड़ का वो पूरा नहीं कर पाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए उनको अपने SIP को टोटल 39,000 रुपीज करना होगा। या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो दूसरी ऑप्शन इनके पास ये है कि अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को वो हर साल 20% से इंक्रीज करें, जिसको हम स्टेप अप SIP कहते हैं, तब भी वो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो दोनों में से क्या उनके लिए सूटेबल एज अ स्ट्रेटेजी, उसको ये डिसाइड करना है। दूसरी बात, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है। फ्लेक्सी कैप में मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप में जाता है और बाकी 16-17% वो US मार्केट में है, तो आपको एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। लेकिन ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि आपका पूरा पैसा जो है वो एक ही फंड में जाए। जैसे हमने पहले बात की फंड हाउस की, उसी तरीके से फंड में भी एक फंड में पैसा नहीं लगना चाहिए। तो जब तक वो ये डिसाइड करें कि वो बाकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं चाहूंगा कि इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, उसको 3 फंड में डिवाइड करें। 3,000 रुपए वो जो पराग फ्लेक्सी कैप में रखें 10,000 की जगह, तो 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में और शामिल करें। जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, उसमें 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, जहां पे वो 3,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 फंड
और जब भी इनके लिए पॉसिबल हो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने के लिए तो इन्हीं 3 फंड्स में वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पोर्टफोलियो में बैलेंस जो है बिल्कुल सही रहेगा अपने उनके टाइम होराइजन के हिसाब से। ओके तो बेसिकली आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए तो 40,000 की SIP लगेगी, पहली बात। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेप अप SIP कर सकते हैं, जहां पर धीरे धीरे आप हर साल अपने इनकम बढ़ने पर करते हैं ज्यादा एलोकेशन। 4 से 5 फंड ही आपको रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में। सजेशन आपको दिए गए हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इक्विटी, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ये वो फंड्स हैं जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है, लेकिन सलाह यही है कि बहुत ज्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं रखना है, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको रखना है, कम चॉइसेस के साथ आपको बनाना है। तो एक ही फंड आपके पास है, 2 और फंड्स आप ऐड कर लीजिए, ये आपके लिए सजेशन है। चलिए अब बात करते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स की, जिन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। हेमंत जी, क्या सजेशन है इनके लिए? जी, मैंने शो में कुछ फंड्स की बात की जहां मुझे लगा कि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसी में से मैं फंड्स रिकमेंड करना चाहूंगा। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, और लार्ज एंड मिड कैटेगरी में 2 फंड है, HDFC लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी। ये 4 फंड है। मुझे लगता है अगर इससे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में चाहिए वो मिलेगा। वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए निवेशक हो, दोनों तरह के निवेशकों के लिए ये फंड आपके पोर्टफोलियो में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ले सकते हैं। ओके तो चलिए, ये सजेशन दिया गया है आपके लिए। आप सभी व्यूअर्स इन फंड्स को नोट कर सकते हैं। नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, चॉइसेस के साथ बना सकते हैं, जिसमें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, HDFC लार्ज मिड कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है। ये पूरा कॉम्बिनेशन है सभी फंड्स का, तो इसीलिए इस पूरे बास्केट को आप चुने अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं तो ये सजेशन आपके नई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हेमंत जी की ओर से दिया गया है। चलिए हेमंत जी, शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।